इंट्रो जरूर दूंगी। कोरिलेशन रेग्रेशन तो चले हो जाएगा, इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी और सैंपलिंग भी हो जाएगा। इन्हीं समझ लें 1.25 आवर्स में दो टॉपिक तो थॉरोली कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी का और मैं आपको टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इंट्रो जरूर दे दूंगी, और मैं आपको शायद इसका चैप्टर भी बना के दे दूंगी किसी हद तक, लेकिन बस ये कि मैं आपको बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी। ठीक है, तो किसी को अब तक के लेक्चर्स में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों को 4 मेरे जो लेक्चर्स हैं उनकी सबकी स्लाइड्स मिल गई हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको स्लाइड्स नहीं मिली हो? सब क्लियर है? ओके, गुड, वेरी गुड। देखिए बेटा, मैं आपको इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं कुछ चीज़ों में, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं किसी हद तक ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको वो सारी वेरिएशंस भी बताऊँ, लेकिन ज़ाहिर है लिमिटेड टाइम फ्रेम में, और जो है वो इतने सारे मटेरियल के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप भी उन चीज़ों को देखिएगा, सिर्फ मेरे ही लेक्चर्स पर को रखिएगा, साथ में इनके प्रैक्टिस सॉल्व मटेरियल मिल जाता है, पूरा नेट भरा पड़ा है। मैंने भी देखने मोस्टली चीज़ें वहीं से ली हैं, बहुत कम वर्किंग है जो मैंने खुद कैलकुलेट करके चीज़ें लिखी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कैलकुलेशन के वक्त में जो है वो देख रहे होते हैं। तो ग्रुप का बहरहाल फ़ायदा हुआ हमें इस तरह से कि मैंने उनको दे दिया, और आपके जो क्लासमेट है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को भेज देते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, और इंशाल्लाह कल हमारी लास्ट होगी। तो मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने खुद भी बहुत कोऑपरेट किया ऐसी बात नहीं। इस्लामिक वाले का मेरा हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे, तो आपको भी बहुत ज़बरदस्त। बस ये और बात है कि सब लोग कस्टम में बातें करते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं कर सकते, नहीं आप लोग मेरे बाहर कर देते हैं इस तरह। फिर वो इसमें आ गई, नहीं भाई अब ना करो ऐसे। अभी सही है ना? देखिए बेटा, अब आप लोग अभी तो कोई नहीं है ना, अभी तो वॉइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अब जिससे प्रॉब्लम होगा ना वो खुद जो है वो री लॉग इन होके देखे। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी अब हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, और जो मैंने आपको चीजें बताई ना, बहुत चांसेस है कि उसी तरह होंगे। बाकी जो आपके असाइनमेंट्स वगैरह आपके टीचर्स ने दिया होंगे बिल्कुल उसी तरह से होंगी। चीजें जो मैंने आपको कराई हैं इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकती है कुछ। हाँ, ये कि द वे ऑफ आस्किंग विल बी डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट, लेकिन ये क्वेश्चंस यही होंगे, चीजें यही होंगी, टॉपिक्स यही होंगे। मैंने थॉरोली टॉपिक्स जो कवर किए हैं, टॉपिक्स मैंने थॉरोली कवर किए हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं कल की क्लास में वो भी मैं थॉरोली कवर करूंगी। जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जो है वो रिपोर्ट दूंगी, और मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सही, तो बस मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ बेटा। ठीक है, मैं लोड कर दूँ। बेटा मैंने यूट्यूब से नहीं बनाए हुए होते लेक्चर। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन पे आ गई। तो
Day 5 of our today's lecture is on measures of dispersion. डिस्पर्जन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपके पास सेंट्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि उस सेंट्रल वैल्यू से आपके पास जो डेटा की ऑब्जर्वेशन हैं वो कितने डिस्टेंस पर हैं, हाउ फार योर वैल्यूज फ्रॉम योर सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास डिस्पर्जन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो आप कैलकुलेट करते हैं अपनी सेंट्रल वैल्यूज, बट इन केस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यू हैव टू कैलकुलेट योर डेटा ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर मिडल वैल्यूज। सही है, डिस्पर्जन इज अ मेजर विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ द वैल्यूज। सही है, स्कैटर कितना है, मतलब एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर है, कितना ज्यादा जो है वो फैली हुई है, कितना ज्यादा स्प्रेड है। सही, डिस्पर्जन इस चीज को मेजर करता है। सही है, मेजर है किस चीज के लिए कि कितनी स्कैटर है वैल्यूज। मतलब सपोज मेरे पास एक डेटा ऑब्जर्वेशन है और उनमें जो है वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन सपोज 1 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन सपोज 10 है। ठीक है, एक और डेटा मेरे पास है जिसकी मिनिमम ऑब्जर्वेशन 2 है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसकी जो है वो 18 है। तो ऑब्वियसली जो 2 से 18 तक का डेटा है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा स्कैटर होंगी एज कंपेयर टू 1 और 10 वाली के, क्योंकि जो 1 से 10 तक ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस कम है, और अगर आप देखें 2 से 18 तक तो वहाँ डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। हालांकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में एक ही है। अगर मैं कहूँ पहले वाले में तो भी 8 ऑब्जर्वेशन हैं और दूसरे वाले में तो भी 8 है, लेकिन क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से काफी गैप पर हैं, इसी वजह से जो है वो आपके पास डेटा में स्कैटर ज्यादा हो गया। डेटा 2 तो मैं आपको बता रही हूँ वो ज्यादा स्कैटर हुआ है एज कम्पेयर टू डेटा 1। तो मेजर्स ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्जन, मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन किसको कहते हैं, ऑफ अ डेटा प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ हाउ ऑब्जर्वेशन स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेटा। सही है, क्या कि डेटा जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें ऑब्जर्वेशन कितने स्प्रेड पर हैं, कितनी फैली हुई हैं, कितने स्कैटर हैं, कितने डिस्पर्स हैं। ठीक है, फ्रॉम योर सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू से ही देखेंगे ना। सपोज करूं कि मैं मेरे पास 2 डेटा सेट है, जो भी मैं आपको बता रही थी, पहले वाले का जो मीन आया है सपोज 5 आया और जो दूसरा वाला डेटा सेट है उसका मीन जो आया वो आया 9। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यूज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखने में तो डेटा 2 लग रहा है कि काफी स्कैटर है और डेटा 1 इतना स्कैटर नहीं है, और बाकी सारी चीजें जो है वो हमें अपने मेजर से पता चलेंगी। तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर, ये यहाँ पर बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन तो 5 ही होते हैं। ये लास्ट वाला तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये इसकी खास स्पेशलिटी है। ठीक है, वो स्पेशलिटी क्या है बहरहाल मैं आपको बताऊंगी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वन है रेंज, सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन, फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिफ्थ वेरिएंस और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए बेटा, आपके पास जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें थी, मीन मीडियन मॉड, और फिर एडिशनली जो हम 2 एवरेजेस कैलकुलेट कर रहे थे वो जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थे। तो यहाँ पर आपके पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं वो रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ फर्क नहीं होता, एक ही फार्मूला होता है, बस वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं लगा होता और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है। बस फॉर्मूला एक है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन करते वक्त स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब हम यहाँ सबके कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये कोफिशिएंट में कोई खास बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, रेंज सबसे लीस्ट डिफिकल्ट है और सबसे अनरिलायबल आंसर होते हैं रेंज के, लेकिन क्विक टू कैलकुलेट है, सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन थे और उससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो बारी आती है वो क्वार्टाइल डेविएशन की आती है, और फिर एंड सो ऑन मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे। सबसे लीस्ट जो पीरियोडिटी
जिसको देते हैं वो रेंज है, लेकिन अगर आप कोई कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंज सेकंडों में कैलकुलेट हो जाता है। सही है, चाहे वो ग्रुप डेटा हो, either for the group data or ungroup data, the difference between the largest and the smallest value is called range. Simple. रेंज क्या है? रेंज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज इक्वल टू एल माइनस एच एस। अब क्या है? एल लार्जेस्ट वैल्यू है और एस स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो द कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या कहलाता है? एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। कुछ भी नहीं करना उसके कोफिशिएंट के लिए, सिंपली क्या करना है, जो रेंज आपको दिया गया है, सही है, एल माइनस एस, उसको डिवाइड करा देना है सिर्फ प्लस करके, बाकी कुछ भी नहीं करना, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट मेजर, सही है, बहुत सिंपल मेजर है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, इजी टू कैलकुलेट है। मैं यहाँ पर आपके पास पूरा रेंज बता दूं, फिर उसके बाद में आपसे इसी कैलकुलेशन को डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं हाँ फॉर एन ग्रुप डेटा। अब आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ऑब्जर्वेशंस आर 25, 67, 48, 53, 18, 39 and 44. The largest value for this data is 67. The smallest value is 18. सही है, the range would be L minus S, largest value 67, smallest value 18 is equal to 49. For the coefficient of range, L minus S divided by L plus S, तो सेम वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइजर में आपके पास प्लस करके लिख दें, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 0.576। ठीक है, अगर ये आपके पास अभी ये कैलकुलेट हुआ है, अगर इसके कंपेयर में दूसरी वैल्यू की 0.43, तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका अमाउंट, जिसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब वो कम स्कैटर है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो ज्यादा स्कैटर है। अगर इसके कंपेयर में वैल्यू होती 1.2, तो मैं कह रही थी 1.2 वाला जो है वो ज्यादा स्कैटर डेटा होगा, ज्यादा डिस्पर्स होंगी वैल्यूज, सही है, ज्यादा डिस्टेंस पर होंगी एज कम्पेयर टू 0.57 वाले के। ग्रुप डेटा में है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। ग्रुप डेटा में आपके पास बेटा ये ग्रुप्स गिवन है, ग्रुप्स में अब आप फ्रीक्वेंसी में नहीं चेक करेंगे, बल्कि आप इनके क्लास इंटरवल में चेक करेंगे। क्लास इंटरवल में 16 मिनिमम है और मैक्सिमम जा रहा है ये 28 तक, ठीक है। तो हेयर द लार्जेस्ट वैल्यू इज 28 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपके पास? सर स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर जो है वो यहाँ 18 लिख दिया है उन्होंने, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 16, ठीक है। तो ये 28 माइनस 16 होगा, ठीक है। 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक, मिनिमम ऑब्जर्वेशन वो है जो कि आपके पास जहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं, और मैक्सिमम वो है जहाँ पर इंटरवल, क्लास इंटरवल एंड हो रहे हैं। तो एंड जो हो रहे हैं वो आपके पास 28 पे हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इज 16, सही है, इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू 18। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? मैं आप लोगों के अभी मैं इससे स्किप करती हूँ यहाँ से। अब अगर कोई एनी इशू, क्लियर? मुझे भी आप लोगों को बहुत याद है, मैं बहुत मिस करूंगी आप लोगों की, और खास तौर पे आप लोगों को नहीं, आप लोगों की कष्टों को बहुत मिस करूंगी, मुझे समझ भी नहीं आती। मिस यू ऑल एंड योर कष्टों। मुझे एक कोर्स लेना पड़ेगा कष्टों का, ठीक है बाबा, राइट। यहाँ पे किसी को कोई इशू है? अभी फिलहाल हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेंज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्लीज आस्क। अच्छा,
मेरी स्माइल बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। रेंज कोई इशू नहीं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट मेजर डिस्पर्जन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। सही है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जो जो हम मेजर कैलकुलेट करते जाएंगे हम उसका साथ में कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। और अगर कहीं मुझे लगेगा कि शायद कहीं मैंने ना लिखा हो तो मैं आपको बता दूंगी ओरली, आप लोग देख लीजिएगा। उसके कोफिशिएंट हर एक का कोफिशिएंट होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना, वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक ही कोफिशिएंट होता है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। बाकी सबके कोफिशिएंट जितने इम्पोर्टेंट नहीं है एज मच। सही, तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन में क्या है, अ मीडियन डिवाइड्स अ गिवन डेटा सेट, सही है, which is already sorted into two equal heads। सही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन द क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू डिवाइड अ गिवन डेटा सेट इनटू फोर इक्वल हेड्स, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो मीडियन जो होता है वो आपका टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सही है, मीडियन में तो 50% के दो पार्ट बनाए। ये क्या करते हैं, 25% एक, 25% दूसरा, 25% तीसरा, और 25%, जैसे क्वार्टर नाम से ही जाहिर है, जैसे क्वार्टर है तो क्वार्टर का मतलब फोर, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो लॉजिकली देयर शुड बी थ्री क्वार्टाइल्स। सही है, थ्री क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 इक्वल टू द मीडियन है, Q2 तो हाफ हो गया ना। सही, पहले Q1 आता है 25% पे, 50% पे Q2 आ जाता है, और 75% पे Q3 आ जाता है। जो लास्ट पार्ट बचता है वो आपके पास, लास्ट का जो 25% बचता है वो वहां पर जाके Q4 आता है। तो बहरहाल तीन तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं जो कि डिवीजन के लिए बने हुए हैं। फर्स्ट Q1 25%, Q2 मीडियन का, मीडियन के इक्वल है 50%, और फिर 75% पे तीसरा आ जाता है। सही है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर थ्री क्वार्टाइल्स होते हैं फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, द सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू द मीडियन इटसेल्फ। अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वार्टाइल होते हैं, Q2 जो होता है इक्वल टू द मीडियन होता है। सही है, तो यहाँ पर वी विल डील विद द अदर टू क्वार्टाइल्स इन दिस सेक्शन। सही है, हम किसके बारे में बात करेंगे, Q1 और Q3 के बारे में बात करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन में Q1 और Q3 इन्वॉल्व होते हैं, Q2 इन्वॉल्व नहीं होता। सही है, फॉर्मली द क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू द, सही है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। जो Q3 माइनस Q1 है ना, बेसिकली ये इंटरक्वार्टाइल रेंज कहलाता है। तो बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं इसे हम। क्वार्टाइल डेविएशन को आप लोग कहीं नोट कीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज also called semi interquartile range। Quartile deviation, another name of quartile deviation is semi interquartile range। Semi interquartile range, quartile deviation, the another name of quartile deviation is semi interquartile range। ठीक है, the numerator part which is Q3 minus Q1 is equal to interquartile range। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q3 minus Q1 upon 2। The related coefficient is equal to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into the range। रेंज में भी ऐसे ही था, न्यूमरेटर में माइनस वही चीज है और डिनोमिनेटर में प्लस। यहाँ पे लिखा हुआ है therefore we also call it the
सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, अभी जो मैं आपको बता रही थी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अच्छा, अनग्रुप डेटा में ये कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो बेटा हमें जरूरत तो नहीं है Q2 की, लेकिन बहरहाल तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज यहाँ बताई गई हैं कि आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फॉर एन अनग्रुप डेटा क्वार्टाइल्स कैन बी ऑब्टेनिंग यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। Q1 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो भी आपके पास डेटा सेट होगा, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें 1 ऐड कराइए, क्योंकि क्वार्टाइल्स हैं इसे डिवाइड कराएंगे 4 से, जो भी टर्म बनेगी वो टर्म पिक करनी होगी। सही है, n+1 वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 हम क्यों कह रहे हैं, ये क्वार्टाइल्स हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, ये टर्म पिक करनी होगी। जब हम यही चीज Q2 के लिए करेंगे तो आपके पास Q2 के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मीडियन कैलकुलेट हो रहा है, मीडियन आपको पहले ही पता था। Q3 के लिए आप क्या करेंगे, 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये Q3 की वजह से यहाँ 3 लिखा गया। Q1 में तो 1 आता तो 1 तो लिखते नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ था। Q3 थर्ड क्वार्टाइल है, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। n+1/4 तो वही पुराना वाला है जैसे कि Q1 में था, ये पार्ट वही है। Q3 सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल की बात की जा रही है, where n represents the total number of observations in the given data set, ठीक है। n वही है जो कि हर दफा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो here the value of n represents the same value which is total number of observations in your ungrouped data। अब देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास डेटा सेट गिवन था, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा कौन सा है आपके पास, जैसे हम मीडियन के लिए अरेंज करते हैं डेटा को, इट्स नेसेसरी कि आप जो है वो क्वार्टाइल्स के लिए भी अरेंज करें। सही है, तो 24, 32, 46, 48, 39, 42, 28, 25, 26, 24 एंड 38। सही है। अब डेटा को किस तरह अरेंज किया, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया डेटा को। हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 11, यानी n, द वैल्यू ऑफ n इज 11। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, 11+1 डिवाइडेड बाय 4। सही है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन बनती है थर्ड, तो ये 12 हो गया, 12 डिवाइड बाय 4 थर्ड आती है। थर्ड ऑब्जर्वेशन आप देखें डेटा में पिक करें विच इज 25, तो 25 हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल। फॉर द थर्ड क्वार्टाइल आपने क्या करा, 3 से बाहर ही रहेगा अभी। सही है, 11+1 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया था आपके पास, 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 9, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आप पिक करेंगे, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 42, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 42। So the quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 over 2. Put the value of Q1 and Q3 in your formula. So 42 minus 25 divided by 2, 17 over 2, यानी 8.5. For the coefficient of quartile deviation, we have Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 is equal to 42 minus 25 divided by 42 plus 25, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, these two is equal to 0.25 and the quartile deviation is equal to 8.5 and its coefficient is equal to 0.25. Any question, any problem? Very simple, very easy. रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन दोनों, क्वार्टाइल डेविएशन कंपैरेटिवली रेंज के वैल्यूएबल है, थोड़ा वर्ड भी है, सही है, कंपैरेटिवली रेंज के थोड़ा रिलायबल है। ऐसा नहीं या गलत मेजर है, गलत मेजर नहीं, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। तो द रिलायबिलिटी ऑफ रेंज इज मिनिमम, और फिर उसके बाद जो जिसकी रिलायबिलिटी आती है
वो रिलायबिलिटी है क्वार्टाइल की। मैंने अकॉर्डिंग टू द रिलायबिलिटी यहाँ पर अरेंज किया है डेटा को, राइट। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। आप लोग क्या, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेरे पास सारे जो है ना वो, वाकई मुझे कभी फील होता है कि यहाँ सारे पीएचडी बैठे हैं, कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। या तो वाकई आप लोग ज्यादा समझ जाते हैं या फिर अभी कुछ समझे ही नहीं है। सब पीएचडी है माशाल्लाह से। सब इजी है। ओ हो, मुझे पता नहीं था। अच्छा, आप बहुत काबिल हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं नहीं, मैथ्स से तो बहुत इजी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिन लोगों को मैथ्स नहीं भी आती उन्हें स्टैट्स आ सकती है। स्टैट्स में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, बस फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। फार्मूला आपको आता है, फार्मूले की कैलकुलेशन आती है तो आप सब कर लेंगे। ये फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है। और वो जो आपके वहाँ मैथ्स है उसके लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके नहीं सही है ना तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, राइट। मैं समझूं कि अब आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट पे मूव कर दूं। चलो फिर ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं अब आपके पास यह है, कैलकुलेट द कॉर्डाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर बेटा आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये मैं उसके लिए कैलकुलेशन बता रही हूँ। इजी है बहुत। एजेस आपको गिवन 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर यानी फ्रीक्वेंसी है 12, 21, 15, 20। सही है। और फिर आपके पास 17, 10 और लास्ट में 5 है। 100 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन उसको कोफिशिएंट कैलकुलेट कर दें। तो बेटा प्रोसीजर वही है जैसे अभी हमने लास्ट वाला किया कि एन आपके पास था, यहाँ एन आपके पास 100 हो गया, तो 100 में 1 ऐड कराइए, 101 बन जाएगा। और 101 डिवाइड बाय 4 तो 25.25 बन रहा है। क्या बन रहा है? 25.25। सही है। तो 50% जो है, सॉरी 25% जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन जब फाइनल हो जाएंगी, ये उसकी बात हो रही है। सही है। चेक कहाँ करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। चेक कहाँ करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। सही है। 33 पे 25 क्रॉस हो गया तो एजेस इन ईयर्स ले लेंगे, दैट इज 13। सही है। और जब हम थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास आ जाएगा 75.75 आइटम। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना होगा। फर्स्ट छोड़ दें, सेकंड छोड़ दें, थर्ड छोड़ दें, फोर्थ छोड़ दें, फिफ्थ पे जाकर आएगा, दैट इज 85। ठीक है। तो 85 से जो रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है वो बन रही है 16। ऑब्जर्वेशन पिक करनी है बेटा, एजेस पिक करनी होंगी, लेकिन कहाँ चेक करेंगे? चेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करेंगे। 16 आ गया, एक वैल्यू Q3 हो गया 16, Q1 हो गया 13,
सही है। तो 16 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 1.5। सही है। इनके कोफिशिएंट के लिए वही पुराना प्रोसीजर, 16 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 13। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 0.103। तो क्वार्टाइल डेविएशन आया 1.5 और उसका कोफिशिएंट आया 0.103। आंसर आ गया 0.103। राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिर्फ यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जो आप ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे, जैसे यहाँ आया 25.25, वो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके चेक करेंगे बेटा। कहाँ चेक करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज मुझसे पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। नहीं है, पक्की बात है। क्या है? पूछें गुरबख्श। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। कहाँ से पिक किए हैं बेटा? डेटा में जो आपके पास, मैं बताती हूँ आपको, अभी जरा देखिएगा बेटा। ये जो एजेस इन ईयर्स है ना, वैल्यूज तो वहां से पिक करेंगे। सही है। जैसे लिखा हुआ है ये 25.25, सही है। तो मतलब ये 25 क्रॉस हो जाए। कहाँ क्रॉस हुआ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 33 में क्रॉस हुआ। सही है। तो 33 के अगेंस्ट आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी नहीं, जो एजेस दी गई हैं आपको, जो एक्स दिया गया है वो 13 का। सही है। फिर इसी तरह से जब आप बात करेंगे Q3 की, तो Q3 में बेटा आपके पास आया 75.75। चेक कहाँ करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो आपके पास 85 में क्रॉस हो गया। और 85 के जो अगेंस्ट वैल्यू लिखी हुई थी, वो वैल्यू लिखी हुई थी आपके पास 16। नंबर जो पिक करेंगे वो एज का पिक करेंगे, एक्स का पिक करेंगे। ठीक है। लेकिन किसके थ्रू पिक करेंगे? थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बस हो जाएगा। सही। चेक क्यूमुलेटिव फ्री बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे जैन, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से चेक, कहाँ से पिक करें ऑब्जर्वेशन? तो जो नॉर्मल आपके पास, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो फिर तो
आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले लेनी होती है, लेकिन जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू चेक करेंगे। सही है। ठीक, अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट वाले पे चलें। ठीक है, मूव करते हैं। अभी ये क्वार्टाइल डेविएशन ही है, लेकिन हम ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेशंस करने लगे हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए जैसे मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये फॉर्मूला है। वैसे वहाँ n/2 होता था और यहाँ n/4 है, बाकी सारी बातें वही हैं, कोई चीज चेंज नहीं। फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। सही है। फॉर Q1 वी हैव L इज इक्वल टू I/F n/4 minus CF. For Q3 we have L plus I/F 3n/4 minus CF. L लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। सही है, वहां पर मीडियन क्लास थी, यहाँ क्वार्टाइल क्लास होगी। सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जैसे वहां पर भी मीडियन में प्रीसीडिंग क्लास होती थी। और आई जो है वो हाइट को कह रहे हैं, एच भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट नोटेशंस या सिंबल्स यूज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल आर टेकन द सेम मीनिंग। ठीक, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले नोट कर लें, फिर इसके बाद आप इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिर। ठीक है, अब आपको ये डेटा गिवन था। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Number of students are given to you 12, 20, सही है, 25, 18 and 5। फिर आपके पास यहाँ पर Q1 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो n/4 चेक करेंगे। n/4 आ रहा है आपके पास 20th क्लास। अब 20th क्लास को आप जब देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा, तो 12 के बाद 32 में ये पास हो गया। सही है, 20th क्लास थी ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया, 12 में तो ये कवर नहीं हो रहा था, लेकिन 32 में क्रॉस हो गया। सही है, जब 32 में क्रॉस हो गया तो आपने यही वाली क्लास चूज कर ली, तो कौन सी क्लास चूज हो जाएगी? 22 40 वाली सेकेंड क्लास चूज हो जाएगी, 22 40 वाली। सही है, अब इसकी लोअर क्लास लिमिट हो गई 20। सही है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सेकेंड फ्रीक्वेंसी थी 20। सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक क्लास पहले की लेंगे, दैट इज 12। और हाइट हमें पता है कि देखिए इस 40 और इस 20 का डिफरेंस 20 है, या 20 से 0 का डिफरेंस 20 है। तो हाइट, या फिर यहाँ पर आई लिखा गया, उसको 20 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सही है, तो Q1 का फॉर्मूला लगा दिया, 20 प्लस 20/20, 20 माइनस 12। सही है, ये आंसर आ गया 28। Q1 कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 के लिए आप n/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 3 के साथ। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 60th क्लास लेनी है आपने। 60th आपका कहाँ कवर हो जाएगा? 12 में नहीं हुआ, 32 में नहीं हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगेन चेक करें, 57 में नहीं हुआ, किसमें चेक होगा? कवर होगा 75 में कवर होगा।
तो हमारे पास जो क्लास सिलेक्ट की जाएगी वो सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कि 60 टू 80 वाली क्लास है। कौन सी है? 60 टू 80 वाली क्लास है। तो लोअर क्लास लिमिट क्या कहलाएगी? 60। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 18 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक क्लास पहले की लेंगे, यानी कि 57। आई तो वही रहेगा 20। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको Q3 की वैल्यू पता चल गई, जो कि 63.33 आई। सही है। 63.33 में से -28, सही है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आपके पास 17.67 का आंसर आ गया। इसी तरह से उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। सही, ये पिक्चर है तो आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर फुल स्क्रीन में देखने में थोड़ी सी मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, जो कुछ मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं इसका देखती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करा दूँ शायद आपको, वरना ये इस तरह नहीं हो जाएगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा शायद। मैं अभी दोबारा बताती हूँ बेटा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कराती हूँ, इस तरह नहीं समझ में आएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, अब यहाँ क्लियर है ये सारी चीजें? सही है, थोड़ा सा ये विजिबल होने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो इधर देखिए आप लोग थोड़ा। सही है, ये डेटा सेट है हमारे पास। अब आपको क्लियर हो रही होंगी ये चीज। मार्क्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, एन 80 था। क्यों? क्योंकि समीशन एफ 80 है आपके पास। 80 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे Q1 के लिए, आंसर आता है आपके पास 20th क्लास। इस 20 को बेटा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कीजिए। 12 में क्रॉस नहीं हुआ, 32 में क्रॉस हो गया। जैसे ही 32 में क्रॉस हुआ, उस क्लास को हमने, यानी कि सेकंड वाला जो क्लास इंटरवल है 20 से 40 वाला, मेरे कर्सर की मूवमेंट चेक कीजिए, ये क्लास आपकी क्वार्टाइल 1 के लिए क्लास बनेगी। तो ऐसे मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस ग्रुप है। तो लोअर क्लास बाउंड्री बेटा ये सारी होती है जहां पे मेरी कर्सर की मूवमेंट है, तो ये लेफ्ट साइड वाले सारी लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री 20 आ गई। सही है, 20 से 40 वाली क्लास आपकी चूज हो जाएगी। सही, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, सेकंड वाले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी थी 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक ग्रुप पहले की लेंगे, यानी कि 12। आई 20 है, क्यों? क्योंकि इस 40 से 20 में या 60 से 40 में कंसेक्यूटिव अपर अपर या कंसेक्यूटिव लोअर लोअर में अगर आप डिफरेंस चेक करें तो सब में 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये 20 हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास 28 आ गया। आई लिखूं या एच लिखूं बेटा, बात एक है, सिर्फ नोटेशन या सिंबल डिफरेंट हुई है, मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब मैं बात करूं Q3 की। चले मैं थोड़ा सा इसको इतना कर लूँ कि आपको Q3 फिर डेटा तो नजर आए कम से कम, और टाइल डेविएशन तो बहरहाल हो ही जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, Q3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 हो गया। 60 कहाँ कवर होगा? ना 12 में कवर हुआ, ना 32 में कवर हुआ, ना 57 में। कहाँ आगे कवर होगा? 75 में कवर होगा। 75 सेकंड लास्ट ग्रुप है, और सेकंड लास्ट ग्रुप है आपका 60 टू 80। सेकंड लास्ट ग्रुप क्या है आपका? 60 टू 80। सही है, तो लोअर क्लास लिमिट इसकी कितने बनेगी? 60 बनेगी। 60 टू 80 वाला ग्रुप है सेकंड लास्ट, तो इसका मतलब 60 आपकी क्या बनेगी? लोअर क्लास लिमिट। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की अगर आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी चेक करें तो 18 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ग्रुप विच इज 57 फॉर दिस ग्रुप। आई इज इक्वल टू 20 है, या हाइट जिसे आप कह रहे हैं 20 है। फॉर्मूला लगाएं 63.33 आ गया। बाकी कैलकुलेशन वैसा ही है, आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई, आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई। सही है, now you have the value of Q1 and Q2, put all values in your formula। सही है, to get the answer of quartile deviation, and similarly for
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब कोई इशू तो नहीं है, कैसे क्लास दिखती सब मैंने आपको दोबारा डिटेल में बताया। लो अब फिर ब्रेक शुरू हो गया, आप लोगों की तो बस अभी 1 घंटा भी क्लास को हुआ नहीं है, बिग ब्रेक 1 घंटा होने देगा फिर ब्रेक। आप लोग को बस ब्रेक के अंदर कहीं क्लास ले लें। सोलह रही को तो बस ब्रेक चाहिए बस, ना सही होगा। लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं, बस ये चीज क्लियर हो गई, पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ बस, अगर ये क्लियर हो गई तो फिर मैं बात करूँ। 1 घंटा हो जाए फिर ब्रेक कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी नहीं मिड एवरेज, जहाँ क्रॉस हो जाए ना बस उसी उसी वाले ग्रुप को पिक करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं थक गई हूँ, आप लोग थक जाते हैं भाई। मैं तो आपको पढ़ाती रहूंगी, 2 क्या 3 मिनट पढ़ा दूंगी। आप लोग तो है, थोड़ा सा रेस्ट हमें भी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास देखिए यहाँ पर आ गया, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मीन डेविएशन। फिर मैं इसका टॉपिक डिस्कस करें, क्वेश्चन देख पे
अपने लेक्चर की तरफ। अब मैं आपको बाकी चीजें बता देती हूँ। बेटा आप जब अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेशन करने लगेंगे तो देखिए डेविएशन फ्रॉम मीन है ये एक्स माइनस मीन। तो जब मीन होगा तो माइनस करोगे ना, ठीक है। तो जब मीन नहीं होगा तो माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह से जब मीडियन में कर रहे होगे तो मीडियन होगा तो माइनस करोगे ना, मीडियन को हर वैल्यू में से, वरना तो नहीं हो सकेगा। तो क्या करना है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सही है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन है 85, 96, 76, 108, 85, 80, 100 एंड सो ऑन। अब जो मीन है इज इक्वल टू एक्स बार, हमें पता है नॉर्मल जो मीन का फॉर्मूला है, जब अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप का फॉर्मूला लगेगा ना मीन के लिए भी, इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये समेशन एक्स अपॉन एन करके अब आप मीन कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स समेशन एक्स माइनस मीन अपॉन एन। आप देख रहे होंगे ये जो साइंस आपके पास लगी हुई बेटा ये एब्सोल्यूट की लगी हुई है। इसका मतलब अगर डेविएशन लेते वक्त आंसर नेगेटिव आएगा भी तो भी हम उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आया है तब भी आप उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास लाइंस लगी हुई हैं दो, ये ब्रैकेट नहीं है, ये दो लाइंस हैं जो कि एब्सोल्यूट डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो डेविएशन है वो नेगेटिव नहीं ली जाएंगी, नेगेटिव नहीं ली जाएंगी, ठीक है। ठीक, मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ मीन कैलकुलेट हो गया, दैट इज 88। अब सारी ऑब्जर्वेशन आप लिखे ना, ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करें, x माइनस मीन इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन कैलकुलेटेड हुआ है आपके पास 88, सही है। अब क्या हुआ, x था आपके पास 85, 85 माइनस 88 3, माइनस के थे लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, माइनस आएगा भी तो हम उसे प्लस कंसिडर करेंगे बिकॉज दे आर एब्सोल्यूट डेविएशंस, they are absolute deviations। 96 minus 88 that is 8, 76 minus 88 is equal to minus 12 but we are taking plus 12 because of absolute deviations। 108 minus 88 is equal to 20, 85 minus 88 minus 3 but we are taking plus 3। ये करते करते आप इसको सारों को ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो समेशन के लिए तो बेटा इस कॉलम को सम करना पड़ेगा, सम करते हैं 94 आंसर आता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10, द एब्सोल्यूट डेविएशन सॉरी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 9.4। ये सिग्मा का साइन बना हुआ है, सिग्मा के साइन के साथ आप मीन डेविएशन को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये मीन से डेविएशन लिए गई हैं इसलिए सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में एक्स बार लिखा हुआ है, वरना यहाँ मीडियन लिखा हुआ होता है, सही है। मीडियन को रिप्रेजेंट कराते हैं, एक्स के ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है, इसमें एक्स के ऊपर एक कर्ल सा बना हुआ होता है, प्लेन लाइन नहीं होती, सादी लाइन नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा कर्ल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये मीडियन का नोटेशन है। ये मीडियन का नोटेशन है, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए सिंपल है, आपने डेविएशंस देनी है। वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइंस बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। ये मॉड्यूलस का साइन लगा ही इसी वजह से होता है ताकि आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर करें। हमें यहाँ डिफरेंसेस देने के बाद उन्हें ऐड करना था क्योंकि हमें सम रिक्वायर्ड था। सही है, 94 डिवाइड बाई 10 किया तो 9.4 आंसर आया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। जी जी, सारी वैल्यूज को ऐड किया इस्माइल, सबको ऐड किया बेटा। जो जो डिफरेंसेस आए ना सबको ऐड किया। 3, 8, 12, सम का तो मतलब ही यही है ना। जब भी सम लगा होगा तो इसका मतलब 10 कहाँ से आया? 10 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा। एक्स की कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10 है ना। डेटा में 10 ऑब्जर्वेशन गिवन थी ना, राइट। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्की बात है, यहाँ तक कोई इशू? किसी को कोई इशू नहीं है? नेक्स्ट पे मूव कर जाए। तो सेकंड एग्जांपल है वो आपकी रिलेटेड टू द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। तो ऑब्जर्वेशन एक्स जो आपके पास गिवन है वो ये सारी हैं, ठीक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी थी? 7। सही है ना, 7 ऑब्जर्वेशन है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, अब पहले मीडियन कैलकुलेट होगा तो एक्स में से मीडियन माइनस करेंगे ना। तो बेटा पहले मीडियन देख लें कैसे कैलकुलेट होगा। क्योंकि ये 7 ऑब्जर्वेशन थी तो आप क्या करोगे? ऑड ऑब्जर्वेशन है, कल मैंने आप लोगों को बताया है ये। जब ऑड ऑब्जर्वेशन होती है तो n+1/2f टर्म टेक करते हैं। तो n हो गया 7+1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, फोर्थ टर्म पिक करेंगे आप यहाँ पर। और फोर्थ नंबर पे जो टर्म आपके पास है प्रीवियस स्लाइड में देखिए, फोर्थ नंबर पे अगर मैं डेटा को अरेंज कर लूं, सही है, डेटा को अगर मैं अरेंज कर लूं, देखिए ये अरेंज हुआ हुआ डेटा एक्स की फॉर्म में लिखा 1, 2, 3, 4। फोर्थ टर्म आपके पास 9 आ रही है। क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो डिफरेंसेस जो होंगे वो 9 से लिए जाएंगे। फोर्थ टर्म कौन सी बन रही है? 9 बन रही है। तो 5 - 9, अच्छा इन्होंने अरेंज किए बगैर ले लिया है, हालांकि ये अरेंज किए बगैर नहीं होता बेटा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये डेटा में ना अरेंज किए बगैर ले लिया ऑब्जर्वेशन। मैं आप लोगों को जब भेजूंगी ये स्लाइड्स तो सही करके भेज दूंगी। ये तो वायरल मैंने पिक्चर ली हुई थी, ये क्या हो गया? ठीक है, तो डेटा को अगर मैं अरेंज करूं तो पहले 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आएगा और फोर्थ नंबर पे 9 आएगा। इन्होंने 8 से ले लिए हैं अरेंज किए बगैर। अरेंज करे बगैर कभी मीडियन कैलकुलेट नहीं होता, नेवर कैलकुलेटेड। तो यहाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाएगी इनकी।
सही है, तो 9 से डिफरेंसेस दिए हुए तो कुछ अलग ही आएगा। सॉरी 8 से लिए हुए थे, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई कि यहाँ पर मीडियन गलत कैलकुलेट हुआ हुआ है। फोर्थ आइटम 8 नहीं बन रहा, फोर्थ आइटम 9 बन रहा है। क्या बन रही है ऑब्जर्वेशन? 9 बन रही है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन, नहीं नहीं 11 बजे नहीं बेटा, 11:30 बजे ही होगी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी बेटा, मैं ये कह रही हूँ आपके पास, अभी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इस डेटा को अरेंज करना होगा। अगर मैं इस डेटा को अरेंज करूँ तो पहले ये एक्स की ऑब्जर्वेशन को अरेंज करूँ तो पहले 5 फिर 7 फिर 8, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और इन्होंने डिफरेंस किससे ले लिए हैं? मीडियन को 8 कंसीडर करके ले लिए। तो गलत है ये, फोर्थ नंबर पे तो 9 आ रहा है, तो डिफरेंसेस तो 9 से आने चाहिए ना। 5 माइनस 9 करूँ तो 4 आता है, 3 थोड़ी आता है। इन्होंने तो 8 कंसीडर कर लिया मीडियन को, जबकि वो 9 था। तो हर एक में आप देखेंगे, अब 7 माइनस 9 करूँ तो 2 आएगा ना, या तो 1 लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो 8 से ली हुई सारी। 8 माइनस 8 0 आ गया, वरना 8 माइनस 9 1 आता। राइट? अब क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? अब हो गई? ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को भेजूंगी तो मैं इसके अंदर करेक्शन कर दूंगी, तो मैं शाम तक ही भेजूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन देख लें इसकी। ग्रुप डेटा में बेटा आपके पास क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। सही है, इसका कोफिशिएंट खुद से कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। तो मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए तो वही है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, पुराना वाला। सही है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ठीक, तो क्लास इंटरवल आपको ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट में आपको गिवन है। मिड वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट करना जानते हैं, कैसे? 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। इस तरह कर करके मिड वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। एफ एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स का कॉलम 4 बताया जा रहा है, जो कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आएगा, हम पहले से जानते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9। इसका सम कर लिया क्योंकि हमें मीन में ये सम चाहिए था। सही है, एफ एक्स का सम आ गया 52। अब हम डेविएशन लेंगे। क्या फॉर्मूले में आपके पास क्या था? सम किसका होगा? पहले आप x माइनस एक्स बार लेंगे, उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई f से करेंगे। तो पहले बेटा एक डिफरेंस का कॉलम बना लें। मीन कैलकुलेट होके आ गया आपके पास 5.2। सही है, तो हर वैल्यू में से, यानी हर x में से आप माइनस कर दें 5.2। 3 माइनस 5.2 माइनस का 2.2 बनता है। हमने एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी, तो प्लस का 2.2 लिखा है। फिर आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें, 5 5 माइनस 5.2 0.2 माइनस का हमने एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, लिखा है प्लस का 0.2। 7 माइनस 5.2 आंसर आता है 1.8। 9 माइनस 5.2 आंसर आता है 3.8। इसके सम की कोई जरूरत नहीं है, हमने नहीं लिया। नेक्स्ट कॉलम जो आपका बन रहा है वो आपको f मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार बन रहा है, यानी कॉलम
6 ये बनाना है आपने, और बनेगा कैसे, कॉलम 2 और कॉलम 5 को मल्टीप्लाई करने से। सही है ना? डिफरेंसेस वाला जो कॉलम 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम 2 से, जो कि एफ का है। सही है? तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2.2 6.6, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.8, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 3.6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3.8 3.8, आंसर बनता है 14.8। इस 14.8 को डिवाइड करा देंगे सम ऑफ एफ से, यानी कि 10 से, और आंसर आ जाएगा 1.48। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको असल में इस वाली टर्म तक पहुंचने के लिए एफ डॉट एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि ये वाली सम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपने एक्स कैलकुलेट किया कॉलम नंबर 3 में, फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम बनाया, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करा यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को, फिर आपने फिफ्थ कॉलम बनाया जिसके अंदर आपने एक्स माइनस एक्स बार किया। सही है, एक्स बार वही मीन है जो कि अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया गया, दैट इज 5.2। ठीक है। अब इसके बाद जब कॉलम 6 बनेगा तो उसका मतलब कॉलम 2 मल्टीप्लाई कॉलम 5 होगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 14.8। इस 14.8 को हमने न्यूमरेटर में रखना। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। 5.2 कैसा है बेटा? ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मीन कैलकुलेट किया है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। थैंक यू गोललाई, बेस्ट विशेष के लिए। हाँ भाई मानूर, क्लियर हुआ? ये हमने मीन कैलकुलेट किया बेटा, ठीक है। ये ना मीन का ये फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मीन ही कैलकुलेट करोगे 5.2, तभी तो डिफरेंस लोगे। क्यों भी क्लास का टाइम खत्म तो नहीं हुआ अभी? नहीं नहीं 11 बजे नहीं बेटा, अभी मेरे पास आ रहा है क्लास का रिमेनिंग टाइम 29 मिनट। नहीं नहीं, अगर होता तो यहाँ पे एंड टाइम आ रहा होता। ठीक है, आप में से अगर किसी को लीव करना है तो कर सकते हैं। 11:30 पे होगी क्लास में। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये महानूर क्लियर हो गया था बेटा कि हम ये 5.2 कहाँ से आया, मीन है ये। सही है, फिर हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, मैंने ग्रुप डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन करा दिया है, मीडियन आप लोग खुद देखिएगा। सही है, और यहाँ पे मैंने इसका कोफिशिएंट जरूर कैलकुलेट कर दिया है। सही बेटा, कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, मीन डेविएशन के, मीन डेविएशन की वैल्यू लिखते हैं डिवाइडेड बाय एक्स बार। सही है,
तो मीन डेविएशन की जो वैल्यू आई थी उसको डिवाइड करेंगे मीन से, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। अनग्रुप डेटा में भी ग्रुप डेटा में भी फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। कोफिशिएंट का फॉर्मूला यही रहेगा। हाँ, अलबत्ता मीन डेविएशन के फॉर्मूले ग्रुप और अनग्रुप के लिए अलग अलग है, सही है ना। जब हम ग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मीन डेविएशन और एक्स बार के फॉर्मूले ग्रुप वाले लगेंगे, और जब हम अनग्रुप डेटा के लिए कर रहे होंगे तो मीन डेविएशन के और एक्स बार के फॉर्मूले अनग्रुप वाले लगेंगे, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट कैलकुलेट हुआ है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोफिशिएंट्स में किसी को कोई इशू तो नहीं है। आई एम आस्किंग कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन का। The mean of the squares of the deviation from the mean is called variance। अभी जो आप डिफरेंसेस ले रहे थे, अगर मैं ये एब्सोल्यूट ना रहने दूं और जो भी उसका आंसर आ रहा है एब्सोल्यूट की सिर्फ साइन हटा दूं, यानी कि x माइनस एक्स बार की जो आपके पास x माइनस एक्स बार है, सही है। इसमें से सिर्फ एब्सोल्यूट का साइन हटा दूं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, डिफरेंस के ऊपर स्क्वायर लगा दूं और डिवाइड कर दूं समेशन f से या n से, तो ये चीज वेरिएंस कहलाती है, सही है। आप यहाँ फॉर्मूला चेक करें, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन के लिए, रीड एज सिग्मा स्क्वायर, लिखा हुआ है मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, सही है। अभी देखें जैसे हमने लिखा x माइनस एक्स बार हम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट की साइन लगी हुई थी और स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। यहाँ एब्सोल्यूट की साइन रिमूव कर दी गई है और स्क्वायर लगा दिया गया है। दैट मीन्स कि हम यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग वेरिएंस डिवाइडेड बाय n, ये अनग्रुप का फॉर्मूला है, सही है। और अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट मीन्स कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ आपने इसका स्क्वायर रूट पिक करना है। क्या पिक करना है? स्क्वायर रूट पिक करना है, तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। That is, standard deviation is the positive square root of the mean of squares of deviation of the given values from their mean. It is denoted by sigma। सही है। यहाँ से जो ये सिग्मा स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सेम फॉर्मूला, सेम कैलकुलेशन, सिर्फ आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट लगा दें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको क्लियर आइडिया प्रोवाइड कर रहा है अबाउट हाउ फार द वैल्यूज आर स्प्रेडिंग और डेविएटिंग फ्रॉम द मीन, सही है। यहाँ से नहीं बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है। सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की होती है। स्टैंडर्ड डेविएशंस आर मोर रिलायबल देन अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जो अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो कदर रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखें, सिर्फ इधर से स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ रूट लगाए, सही है। बोथ फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस प्रेजेंटेड फॉर अनग्रुप डेटा। दोनों अनग्रुप डेटा के हैं, ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन नहीं हो रही है बेटा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं कैलकुलेट करने की। मैंने यहाँ पर एक टेक्निक यहाँ पे की है और एक टेक्निक आपके पास दूसरी ग्रुप डेटा की कैलकुलेशन में पिक की है।
तो डिफरेंट वेज हैं कैलकुलेट करने के। तो द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड in each day of a week is 13, 8, 4, 9, 7, 12 and 10। सही है, टेलीविजन की सेल्स हैं ये। इसका स्टैंड एविएशन पे कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपके पास ऑब्जर्वेशंस आपने एक्स बता दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ डेविएशन का फॉर्मूला लिखा है और यहाँ कैलकुलेशन किसी और फॉर्मूले वाली बताई है। सही है, तो आप डेविएशन वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। मैंने डेविएशन वाला फॉर्मूला भी किसी जगह कैलकुलेशन में यूज किया है, ठीक है। बैरल अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशन हो रही है और यहाँ आप देखें, और यहाँ आपने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, यानी 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, सही है, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49 एंड सो ऑन। समीशन एक्स भी कैलकुलेट कर लिया आपने, समीशन एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला लगाने स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड एविएशन के हर फॉर्मूले में लगता है, चाहे टेक्निक कोई सी भी यूज की हो आपने, हर टेक्निक में यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सही है, दोनों अलग अलग डिफरेंसेस हैं, कैलकुलेशंस हैं। समीशन एक्स स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 623 डिवाइडेड बाय 7 माइनस समीशन एक्स की जगह लिखा 63 और इसको भी किया डिवाइड बाय 7, होल स्क्वायर आपके पास आ गया। इन दोनों को वैल्यूज को डिवाइड करके, सही है, और यहाँ डिवाइड करके स्क्वायर लिया 81 आ गया, स्क्वायर रूट लिया 8 का 2.83 आंसर आ जाएगा। सही है, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ये भी फार्मूला वैलिड है, जो यहाँ फार्मूले लिखे गए ये भी वैलिड है, दोनों फार्मूलों से कैलकुलेशन होती है। वैसे ज्यादा रिलायबल फार्मूला ये वाला है, जो डिफरेंसेस वाला फार्मूला है, ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू जिससे कैलकुलेशन हुई भी है। ये फार्मूला इस कदर रिलायबल नहीं है, जिस कदर रिलायबल जो है वो आपके पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है। बेटर वे है कि आप ये वाला फार्मूला, डिफरेंसेस वाला फार्मूला यूज करें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? मुझे बताइए अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। प्लीज यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए।